आज के शो में एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बताएंगे और वो बात यह है कि जी हासिदीन से बचना चाहिए। आप कहेंगे ये बात तो हमें मालूम थी, लेकिन आज ये बात मैं स्पेशली क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपका दुश्मन तो दुश्मन है, आपको पता होता है ये तो दुश्मन है ही, लेकिन जब कोई अपना हसद करने लगे और वो अपना ऐसा हो कि अपना रह ही ना जाए तो फिर तकलीफ भी होती है। मैंने ये देखा जब पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई कि पाकिस्तान का ये सह फरीकी मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और तुर्किया का, जिस पे पूरी दुनिया हैरान थी, सब तारीफ कर रहे थे, वहां पे हमारे कुछ लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। और वो लोग हैं जो दावा करते हैं अपना ताल्लुक पीटीआई से होने का और ये सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और ये ज्यादातर मुल्क से बाहर हैं। इन लोगों ने वही हरकत शुरू कर दी जो मैं तो कम से कम इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि इस हद तक ये जाएंगे। इन्होंने भी इस मुआहदे को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया कि ये कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जहां जहां पाकिस्तान की तारीफ होती है वहां वहां इन्हें तकलीफ होती है। इसीलिए इन्हें मैं पाकिस्तानी सहाफी नहीं, इन्हें मैं भारतीय सहाफी कहता हूं। चाहे वो आफ्ताब इकबाल है, चाहे वो इमरान रियाज है, जो भी नाम है, जितने भी नाम इसमें आप ले सकते हैं, आप जानते हैं ये सब लोग कौन हैं। लेकिन इन लोगों को अब शर्म आनी चाहिए कि जब पाकिस्तान में खुशी आ रही है, 14 अगस्त करीब आने वाली है, अगस्त का महीना है, हमारी आजादी का दिन भी करीब है, हमने उसे मनाना भी है, जब हमारी खुशियां दोबाला होना चाहिए, वहां आप क्या कर रहे हैं? वहां भी आपको यह याद आ रहा है कि आपने पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है। पाकिस्तान में खुशी आ कैसे जाए, आपसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत माजरत के साथ कि आपको अपनी सोच के ऊपर सोचना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं लग रहे इस वक्त। बहरहाल जी, ये तो मैंने वैसे आपको एक बात कर दी, मुझे याद आई है एक छोटी सी स्टोरी इसके ऊपर। आप सुन चुके होंगे, पुरानी कहानी है लेकिन बहुत रेलेवेंट है इसके ऊपर कि जब कोई अपना हसद करता है तो क्या होता है। एक खातून थी, तो उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो काफी पहुंचे हुए थे, बुजुर्ग थे, और लेकिन उनकी जो बेगम थी उनकी करामात को मानती नहीं थी। वो कहती थी आप कुछ भी नहीं हो, फलाना ये है, फलाना वो है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जी कोई हवा में फ्लाई किया और घर के ऊपर से गुजरे, तो उनकी बेगम साहबा ने देख लिया। अब वो रात को घर वापस आए खुश होके कि भाई आज तो फिर मैं बताऊंगा कि वाकई में कुछ हूं और तुम इस चीज को मानती नहीं हो। तो खातून खाना से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कि क्या हाल है, तबीयत शबीयत पूछी, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप भी कुछ हैं। पहुंचा हुआ शख्स तो वो था, मैंने देखा हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। तो आगे से उन्होंने कहा जी मैं ही था। तो जवाब आया अच्छा, तभी टेढ़े उड़ते जा रहे थे। तो ये वाला मसला है हमारे इन लोगों के साथ कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इन लोगों को लगता है टेढ़े उड़ रहे हैं। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो हमारा वीलॉग जो है जी वो होगा यहां से स्टार्ट के जी। ईरान की नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान हाई अलर्ट है, ये आपको सिचुएशन बताएंगे क्या है। फिर आपको बताते हैं जी भारत के हवाले से एक पूरा चैप्टर है। एक तो भारत कह रहा है हम आपको देख रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसी की तैसी तुम्हारी देखने की, हम आपको देखते हैं यहां पे। फिर जी उनकी एक एक्ट्रेस है कंगना रनावत, उन्होंने एक बयान दिया था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत के इसके अलावा भी बड़ी जबरदस्त खबरें हैं। एक मोदी साहब ने एक बहुत कमाल किस्म का काम किया था, उनके गले पड़ चुका है। अच्छा, ईरान का एटम बम चल गया है जी। अब ये क्या स्टोरी है ये आपको बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी होगी। फिर आपको ये बताएंगे यूएई की फिर शामत आ गई है, फिर हमला कर दिया ईरान ने। फिर आपको बताएंगे जी कि अमेरिका को एक और खौफनाक धमकी दे दी है, और दूसरी साइड पे मुआहदे के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर आ गई है। तो ये तमाम स्टोरीज होंगी आज हमारे पास। एक बहुत ही तकलीफ दे स्टोरी भी है, वो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और वीलॉग की डिटेल में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं फायज जावेद। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं फायज जावेद कौन है, शायद लोगों को इल्म नहीं है, मैं बता देता हूं। फायज जावेद साहब जावेद चौधरी साहब के फर्जंद हैं, और फायज साहब को बहुत शौक है इस चीज का कि इंटरनेशनल मीडिया को और इन चीजों को वो बहुत स्टडी करते हैं। तो उनसे एक दफा डिस्कशन हो रही थी, तो डिस्कशन में यही बात हुई कि आपको भी हम शामिल करते हैं, और आपके पास जो स्टोरीज होती हैं, अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट भी है तो क्यों ना आप आके उसे कैमरे के ऊपर भी बताएं। तो मैं चाहूंगा कि फायज साहब भी कुछ अपने इंट्रो में कुछ लाइंस बता दें, कुछ ये बताएं कि आज आप हमें क्या बताने वाले हैं। जी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं आपके साथ बैठ के आपसे सीख सकूं, और
उसे प्रेजेंट कर सकूं। अच्छा, हमारे पास 3 मेन स्टोरीज हैं आज की। सबसे पहली तो पासदाराने इंकलाब से रिलेटेड है। उनका कुछ बयान आया जिसने पूरी पिछले हफ्ते की जो खबरें थी उन सबको रद्द कर दिया। ठीक है। उन्होंने सब चीज को ही उलट कर दिया जो डील के बारे में थी। सेकेंडली हमारे पास एक स्टोरी है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पे, और भी ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लगाए हैं सैंक्शंस, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत सारा कुछ किया जा रहा है। थर्डली हमारे पास एक इंडिया से रिलेटेड स्टोरी है जो कि आपका वैसे ही फेवरेट टॉपिक है। उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन आईएएफ के विंग कमांडर थे जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप किया गया और उनसे काफी सारी मालूमात हासिल की गई। ये उनका इल्जाम है। ये इल्जाम है, अभी तक इस पे कोई एक्सेप्टेंस या कोई बात सच नहीं हुई। इंडिया का इल्जाम है कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया विंग कमांडर को, और पाकिस्तान को वो डिटेल्स लीक करते थे। साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की आपने जो बात की वो टुवर्ड्स द एंड हम लोग उसकी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ, और वीलॉग की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और टिकटॉक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो हमारे पास है कि ईरान की नीयत ठीक नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इब्राहिम रजाई साहब का कल बयान आया था, उस बयान के बाद डिस्कशन इस बात के ऊपर शुरू हो गई कि ईरान ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया इस मुआहदे पे। तो अगर देखा जाए तो बाबुल मंदब पे जो हो रहा है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और उसके पीछे ईरान के अलावा और कोई हो नहीं सकता। ईरान लाख ये कहता रहे कि सऊदी अरब का और जो हूतीज हैं इनका अपना मसला है, तो ऐसा है नहीं। ये हम जानते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सीज में से एक प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के साथ भी ईरान होता है, हमास के साथ भी ईरान होता है, और हूतीज के साथ भी ईरान है। और ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर सब कर रहे हो, आपको फंड भी कोई एक ही जगह से आ रहा है, तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली खुद मूव कर सके। सऊदी अरब पे इनके हमलों का सिलसिला जारी है, और ये हमले अपने रोक नहीं रहे। कभी बाबुल मंदब में अटैक कर देते हैं, सऊदी अरब पे अटैक कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो यमन में फोर्सेस हैं उसके ऊपर अटैक किया, और जो पहला अटैक था उसके अंदर दर्जनों सोल्जर मारे जा चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब करने के बाद ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान खामोशी से बैठा रहे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पहले ही पैक्ट था, और अब तो तुर्की भी उसके अंदर शामिल हो चुका है। और जैसे कहते हैं ना, एक चीज रिफ्रेश हो जाती है, तो वो रिफ्रेश भी हो चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि अगर बाबुल मंदब का जो प्रॉब्लम है ये हल नहीं होता और हूतीज के अटैक बंद नहीं हो सकते, तो फिर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एनालिस्ट की तरफ से कही जा रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस जंग में शामिल होना पड़े। अब आप अगर गौर करें तो एक चीज ये भी समझ में आती है कि इन तमाम लोगों के अंदर इस्राएली एजेंट्स भी मौजूद हैं, मोसाद के लोग भी मौजूद हैं। इसी वजह से ईरान की पूरी टॉप क़यादत को एलिमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि जासूसी एक एक लम्हे की उनके पास थी। तो इस चीज को भी खारिजुल इम्कान नहीं कहा जा सकता कि जितनी भी प्रॉक्सीज हैं इनके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल भी इस जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका इस जंग से निकल गया तो इसराइल अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इसी सिचुएशन को कंटिन्यू रखते हुए वो चाहेंगे कि यह मामला बिगड़ता जाए, और बड़े अरसे से पाकिस्तान को जंग में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है, और पाकिस्तान हो सकता है कि फिर इस पॉइंट पे आ जाए और यहां तक मामला पहुंच जाए कि पाकिस्तान को खुद जवाब देना पड़ जाए। एक तो डिफेंस पैक्ट है, और सेकेंडली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ें। लेकिन जब मुसलसल एक रिक्वेस्ट की जा रही है और उस रिक्वेस्ट को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जाए, तो फिर थोड़ा सा बाजों का सख्ती भी करनी पड़ जाती है। अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन बनी नहीं है कि अटैक हुआ हो, जवाब हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश है, पाकिस्तान बचने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बाबुल मंदब में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ तो बंद किया हुआ है। बाबुल मंदब अगर बंद होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी बैकफुट पे जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करारदादें आ रही हैं, जंग के खिलाफ करारदादें आ रही हैं। अमेरिकन को पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें पैसे सैंक्शंस नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अमेरिका फंस चुका है और एक क्लियर विक्ट्री चाहता है ईरान अपने लिए, जिसे वो अपने लोगों में अनाउंस कर सके जाके। तो इस सिचुएशन में दबाव बढ़ाने के लिए बाबुल मंदब में यह चीज खारिजुल इम्कान नहीं है कि जो वहां के हौसी बागी हैं, हौसी बागी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, पुराना वर्ड इनके लिए यूज किया जाता था, वहां के जो हौसीज हैं, ठीक है, इनके पीछे हो सकता है ईरान मौजूद हो, और इस चीज के ऊपर पाकिस्तान में एक परेशानी भी पाई जाती है। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल पाकिस्तान ने सिचुएशन को पहले किया है, होपफुली दोबारा इसे कर लिया जाएगा। अब अगली जो सिचुएशन है वो आपको बताते हैं जी। भारत पे डिस्कस मैंने करना है, लेकिन उससे पहले हम ईरान पे आ जाते हैं।
कि ईरान का जो एटम बॉम्ब है वो चल गया। अब ईरान का एटम बॉम्ब क्या है जी? ईरान का एटम बॉम्ब इस वक्त जो उसने अपने लिए रखा हुआ है वो है आबनाए हुर्मज। आबनाए हुर्मज पे उसने खींच के रख दिया सारों को। यूएई के ऊपर फिर हमला हो गया है वहां पे। अब यूएई ने शदीद एहतजाज किया है। तेल बरदार जहाज गुजर रहा था और उस पर मिसाइल हमला कर दिया गया। अब सिचुएशन यह है कि यूएई ऑलरेडी बैकफुट पे मौजूद है। एक टाइम था कि जब यूएई चाहता था कि ईरान पे अटैक होते रहें, और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई थी कि यूएई अटैक्स में इन्वॉल्व भी रहा क्योंकि इसराइल के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। लेकिन उसके बाद फिर यूएई खामोश था काफी अरसे से, और काफी अरसे से उसने अपनी ये डिमांड्स भी छोड़ दी थी कि हमला लाजमी करना चाहिए, और उसके बाद उसके सफारती ताल्लुकात भी बिल्डअप होने शुरू हो गए थे। ऑल्दो कि इनके जजीरों के मसाइल भी बड़े पुराने चलते हुए आ रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन बहरहाल ईरान के साथ इनका ताल्लुक बेहतर हो गया था। लेकिन अब दोबारा इनके जहाज पे हमला कर दिया गया। अब जब किसी के आप जहाज पे हमला करते हैं तो उसका सादा सा मतलब यही होता है कि आपने उस मुल्क पे हमला कर दिया। अब बड़ा शदीद एहतजाज कर रहा है जो यूएई है, और शदीद उसने मुजम्मत की है इस मामले में। और पासदारान की तरफ से जो बयान है वो भी आपको बता देता हूं कि आबनाए हुर्मज दोबारा खुलने का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। और वो कहते हैं जी इसका ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात तो खैर मैं नहीं मानता कि ईरान और ओमान के जो ताल्लुकात हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका की मंशा भी शामिल है, लेकिन एक साइड से अपनी पब्लिक को भी थोड़ा सा फेस दिखाना है और दूसरी साइड से कि अमेरिका को धमकी भी लगाई जा रहे हैं। लेकिन यह बात हकीकत है कि अमेरिका बैकफुट पे जा रहा है, लेकिन उसके बैकफुट पे जाने से एक खतरा बढ़ जाएगा। आप अभी याद रखिए कि अभी तक कन्वेंशनल वेपन यूज हुए हैं इस जंग के अंदर। ऐसा नहीं हुआ कि अनकन्वेंशनल वेपन्स को यूज किया गया हो। खुदा ना खास्ता ऐसे वेपन्स जिनकी डिस्ट्रक्शन इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, वो वेपन्स मौजूद हैं अमेरिका के पास। लेकिन जारी सी बात है उसे चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जब आप चॉइस ही ना छोड़ेंगे किसी के पास, नेगोशिएशन का हमेशा यह तरीकाकार होता है कि आपने इतना किसी को दीवार से नहीं लगा देना कि वो अपने आखिरी हथियार को इस्तेमाल करने पर भी आ जाए। तो अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि जो पासदारान है वो अमेरिका को रगड़ के बैठे हैं। तो उनके लिए जो उनका एटम बॉम्ब है जो सबसे बड़ा, जो उन्हें अंदाजा भी नहीं था इस जंग से पहले, वो आबनाए हुर्मज ही था। तो आबनाए हुर्मज के अंदर तो उन्होंने अपना काम दिखा दिया। उसके अलावा जी जो ईरानी वजीर खारजा का बयान है कि वो कहते हैं जी कि मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं, आर्जी बैरी रास्ता होगा फिलहाल अभी जो है, और अमेरिका की खिलाफ वर्जियों पर मुआवजा भी देना होगा। अब ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जितनी उन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं, जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, जो हमारे डैमेजेस हुए हैं, उन तमाम डैमेजेस को अमेरिका पे भी करेगा। डैमेजेस वो $300 बिलियन मांग रहे हैं इन डैमेजेस। जी जी, $300 बिलियन $300 बिलियन का एक बना था वहां पे, जिसमें यही कहा गया था वो सारे के सारे देने किसने थे, वो यूएई और बाकी ये खलीजी रास्ते जो थी सब ने पे करना था। अमेरिका एक रुपया नहीं दे रहा था उसमें। बट प्रॉब्लम यह है कि ये तमाम मामला जब तक चल रहा था उसके बाद अचानक ईरान को याद आया कि मैंने तो जी कतर के टैंकर्स पे भी अटैक करना है। इन्होंने कतर पे अटैक करके, एक मीडिएटर पे अटैक करके पूरा बेड़ा गर्क कर लिया। वो जो पहले 14 नौकात थे वो सारे के सारे नौकात इनके हक में थे। ठीक है, बहरहाल वो मामला खराब हो गया सारा। अब सिचुएशन दोबारा फिर वहीं पहुंची हुई है। जो चीज पहले खुली रही थी, हाँ, उसे वापस उन्होंने पेंडोरा बॉक्स को दोबारा से खोल दिया है। और वो वही कह रहे हैं दो चीजें। वैसे जो इनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे फ्रोजन एसेट्स जो हैं ईरान के, उन्हें रिलीज कर दिया जाए और ब्लॉकेड यूएस की तरफ से हटा दिया जाए हुर्मुज पे। ये दो शराइत उन्होंने वैसे मेनली रखी। अब आप ये देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसने खुली हुई आबनाए हुर्मुज को बंद करवाया। इससे पहले ईरान के कंट्रोल में नहीं थी, उसके कंट्रोल में नहीं थी, खुलवाया, फिर ईरान ने बंद किया। अब सारी दुनिया उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो मेन इनका मकसद था कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाए, मेरे ख्याल से इस दफा यूएस की रिजीम ना चेंज हो जाए इस जंग की। ये बात आपकी ठीक है। अभी इनके इलेक्शंस भी सर पे हैं दूसरे, और दूसरा जितना प्रेशर आ चुका है, और सेकेंडली इस जंग से अगर एग्जिट करता है डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर के तौर पे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जीतने का अब कोई रास्ता रहा नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी भी है। वो कभी भी अपने पूरे करियर को दांव पे नहीं लगाएगा। वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि जिसमें कोई नुकसान बहुत बड़ा हो। बेनिफिट के लिए इतने बड़े हथियार इस्तेमाल करना मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई भी इजाजत देगा, या ग्लोबली सारे मुल्क उसमें जंप इन कर प्रॉब्लम यह है कि इस जंग की इजाजत उसे किसने दी थी। ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो सुनता किसकी है? ठीक है, तो मुझे लगता है हमारे सिर्फ फील्ड मार्शल की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। अच्छा चलें, अब आते हैं अपनी ये ईरान के हवाले से कुछ खबरें थी। अमेरिका को भी उन्होंने धमकी दे दी है जी, और किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। ये बाबुल मंदब जो वो समझते थे कि हमारे लिए
कुछ भी नहीं है। मतलब उन्हें ये पता चला हमारा असल एटम बम तो ये है, हमें तो एटम बम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर जो हमने देनी है, मेरे बड़े दिल के टॉपिक ये करीब होता है जी हमेशा से। मैंने कल एक बात की थी, पेपर एक्स एक मिर्च है जो दुनिया की सबसे तेज तरीन मिर्च है, और उसे खाना ही तकरीबन नामुमकिन है, खाली खाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी। इवन हाथ में पकड़ना, बेयर हैंड्स में खाली नंगे हाथ पे पकड़ना मुश्किल है, एलर्जी हो सकती है आपको। वो दो मिर्चों का क्रॉस है, दो मिर्चों के क्रॉस से बनी है, ये नेचुरल मिर्च नहीं है। पेपर एक्स आप चेक कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको इसे देख के। पेपर एक्स जो दो मिर्चों का क्रॉस जिससे बनी है, उसमें से एक मिर्च पाकिस्तानी है। ये मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं। और जो मिर्च पाकिस्तान ने इसराइल को और इंडिया को लगाई है वो पेपर एक्स से बहुत ताकतवर है। तो जहां भी मिर्च लगती है वहां हमारा हाथ मौजूद होता है। तो फिलहाल आते हैं उन मिर्चों की तरफ जो हमने भारत को लगाई हैं। पहले कुछ मोटी चीजें बता देता हूं, उसके बाद फिर बड़ी जबरदस्त डिटेल्स भी कुछ हमारे पास हैं। भारत जो है ना, एक तो जी हो गया पाकिस्तान का मुरीद। उनके जो चैनल्स हैं, अब होता है ना कि आप कितनी दफा निगेट करेंगे, कितनी दफा कहेंगे नहीं जी ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो है ही बुरा। अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इंडिया टुडे क्या कह रहा है, पाकिस्तान के फायदे गिनवाने लग गए हैं जी कि मुआहिदा बहुत अहम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मुश्तरका दिफाई पैदावार होगी अब इनकी, और पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजबूत होगी, तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा, सऊदी अरब का पैसा होगा। तो लग एक दफा आ गई है वहां पे, लेकिन वो मानने पे मजबूर हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जी, वजीर खारजा रणधीर जायसवाल साहब ने क्या कहा। मुआहिदे पर गहरी नजर है, मक्का दिफाई ज्वाइंट मुआहिदा से पे हमारी गहरी नजर है और हम मीडिया को आगाह करते रहेंगे। अब एक बात आप याद रखिएगा, ये जो भारत है, ये मतलब इसकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जो है, जिसे मैं नरेंद्र मोदी साहब भी कहता हूं, बहरहाल बड़ा रॉन्ग वर्ड है, जब मैं सोलो कर रहा होता हूं तो मेरी कोशिश होती है मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर रखूं। ऐसी शरारतें मैं ज्यादातर चौधरी साहब के मौजूद होते हुए ही करता हूं। तो ये साहब पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा, जैसे आपने देखा पिछले दिनों जो एक साल में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है इंडिया को धूल चटाने के बाद, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत बड़ी है और उसके पीछे सीधा सीधा इंडिया है और इसराइल है। और जाहिर सी बात है ये दोबारा उसी चीज को पंप करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इंटरनली वीक किया जाए। मोर हमेशा अपने पैर देख के रोता है, याद रखिएगा। मोर बहुत खूबसूरत है ऊपर से, लेकिन जब अपने पैर देखता है कि हमारे दरमियान में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो हमें तकलीफ भी होती है। और इसी तरह के लोगों को ये इंडिया और इसराइली जो हैं ये यूज भी करते हैं, चाहे वो आजकल डिजिटल वॉरफेयर चल रही है उसके ऊपर देख लें। तो अभी जो है पाकिस्तान को इस हवाले से अलर्ट भी है। पाकिस्तान को पता है ये गुस्से में आके, हसद में आके क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी, आपने हम पे नजर रखी हुई है, ऐसी की तैसी आपकी और आपकी नजर की, बस नजर लगा ना देना, बाकी खैर है, ठीक है। हम आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। और आप ये जो बयानिया है ना, आपका नजर रखी हुई है, आपको पता है इस तरह के वर्ड कौन यूज करता है? इस तरह के वर्ड यूज करता है अमेरिका, रशिया, चाइना, सुपर पावर्स यूज करती हैं कि हम देख रहे हैं मामले को। इन्हें पता नहीं किस गधे ने कह दिया है कि तुम सुपर पावर हो, और ये उस पर यकीन करते हैं और इन्हें लगता है कि शायद वाकई हम कुछ बन गए, हम देख रहे हैं, हमने नजर रखी हुई है। और तुम्हारी औकात क्या है यार? मतलब मेरे मुंह से सख्त अल्फाज निकलते हैं, तुम पाकिस्तान के लिए गलत सोचते हो, हम कैसे आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बहरहाल जी, अगली एक चीज आपको बताता हूं जी। कंगना रनावत इनकी एक एक्ट्रेस है और बहुत ही करीबी हैं। ये जो मोदी साहब है ना, नरेंद्र मोदी जी, इनके बहुत ही करीब हैं और हर वक्त इनकी चापलूसी में लगी रहती हैं। मतलब मोदी ये कह देना कि आज मगरिब से सूरज है तो ये कहेंगी मैंने देखा था, मोदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी खातून है। तो जब ये जंतर मंतर पे एहतजाज हुआ जनजी का, तो इन बीबी ने कह दिया कि ये तो गटर जनरेशन है, क्योंकि मोदी को खुश करना था। उधर से मोदी साहब फिर गए। मोदी साहब जो हैं वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, ठीक है। तो इन्हें लगा ये तो गड़बड़ हो गई है। फिर फौरन इन्होंने अपना बयान बदला और इन्होंने कहा कि नहीं, गटर जनरेशन नहीं, ये तो हमारी सबसे बड़ी पावर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। आप गौ मूत्र को भी अपने लिए बहुत बड़ी पावर समझते हैं, तो गटर वाकई आपके लिए बहुत बड़ी पावर है। लेकिन जो वर्ड्स आपने जनजीज के मुतालिक यूज किए थे, उन्होंने आपको माफ नहीं करना, आपकी धुलाई अभी होगी। वैसे पिछले 2 हफ्ते से हुआ यह है कि आप पूरे बीजेपी का नैरेटिव देख लें, वो कंप्लीटली स्विच कर गया है। आप बीजेपी की अगर फेसबुक के पेजेस पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएंगे, तो वहां पे भी आपको मोदी साहब की एडिटेड वीडियोस मिल रही हैं जो टिकटॉक स्टाइल में होती हैं, जिसके अंदर वो चल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में गाने लगे हुए हैं। और काफी सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स भी उसमें किए हुए थे। उन्होंने NF, एक सिंगर है, उनका गाना लगा दिया, जो गाना उसने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बनाया हुआ है।
अच्छा, वो गाना उन्होंने प्लेस कर दिया जिसमें कहा जा रहा है आई एम अ क्रिमिनल, और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। मोदी के इश्यूज के ऊपर मेरे ख्याल से उनकी पार्टी ने एक तरह से ये रिवील ही किया है कि उनके मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज चल रहे हैं, वही गाना उन्होंने प्लेस करके चला दिया है। ठीक है। पूरा उनकी पूरे बीजेपी के जो पोस्ट करते हैं कंप्लीटली नैरेटिव शिफ्ट हो गया। अब वो कंप्लीटली सिर्फ जेन जी को एड्रेस कर रहे हैं, उसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं। बल्कि कल हमने बताया था मोदी साहब ने गेट रेडी विद मी वाली जो वीडियो बनाई थी, आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी धूम मची हुई है। अच्छा, हर कोई उसे बता रहा है कि मोदी साहब जो है वो टिकटॉक ट्रेंड्स या इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे आ गए हैं जेन जी को वू करने के लिए, यानी कि उन्हें मुतासिर करने के लिए। लेकिन जेन जी मेरे ख्याल से मुतासिर हो नहीं रही, क्योंकि आप नीचे अगर कमेंट्स में जाके देखेंगे तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ कहा हुआ है उस पे। बता सकते हैं कि क्या कुछ कहा सर ये बताने के काबिल नहीं है। काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हम तो एटलीस्ट उस बारे में बात नहीं कर सकते। सही, वो आप अगर जाके देखेंगे कमेंट्स तो हो सकता है आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा, ये मोदी जी जो हैं बेसिकली आपको अनकरीब इनका कोई डांस नजर आने लगा है, मुझे लग रहा है टिकटॉक पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज रह गई है, गाने बैकग्राउंड में लग गए हैं, उन्होंने गेट रेडी विद मी वाली वीडियोस शुरू कर दी हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो डांस वाली वीडियोस ही रह गई हैं, या वो टिकटॉक ट्रेंड्स करने लग जाएंगे अब कि जोन सी एक वायरल वीडियो हुई भी है वो भी उसी का नकल। मुझे लगता है अब जो गाना आएगा ना वो होगा हमको हाफिज जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मुझे लगता है अब ये हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं अभी, खासतौर पे इस डील के बाद जो जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक खबर मैं आपको और बल्कि आपके साथ मैं शेयर करता हूं, ये आप जनजी की बात कर रहे हैं। एक 24 साल धीरज कुमार है, इसने अपनी बीवी है रीमा कुमारी, 25 जुलाई को इसका मर्डर कर दिया। वजह क्या थी? ये खाना तैयार नहीं कर रही थी और सोशल मीडिया पे अपनी रील्स बनाती रहती, अबाई बनाती रहती थी। अब ये बंदा इसका मर्डर करने के बाद अपने अबाई लाके फरार हो गया, बाद में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। 10 माह कबल इसकी पसंद की शादी हुई थी और उसके बाद ये हुआ कि जब इसे पूछा गया कि आपने क्यों मारा, तो उसने कहा जी ये बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे और इसने अपने खानदान को बताया भी नहीं था, खातून ने जो है। और वो कहती इसकी दिलचस्पी मुझसे खत्म हो गई थी और खाना भी सिर्फ अपने लिए बनाती थी। तो ये आप जरा जनजी के करीब तरीन है। एक होता ना कि हम तो मिलेनियल्स हैं, ठीक है, अब आप जरा जनजी के करीब हैं, जनजी नहीं है लेकिन उसके जरा करीब पड़ते हैं, तो आप इनकी सोच को बेहतर समझते होंगे। ये सोशल मीडिया क्या चीज है कि अट्रैक्शन हुई, लव मैरिजेस हुई और उसके बाद सडनली यहां तक मामला कि एक दूसरे को मार दिया गया, रील मेमोरी पे चल रही है जनरेशन, ये क्या है? सर रील मेमोरी पे तो नहीं, देखें कुछ गंदे अंडे जो हैं वो हर जगह होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से इस बात को, छोटी सी बात को कि खाना अपने लिए बना रही है, ये उनके जाती ताल्लुकात के अंदर कोई डिफरेंस आया हुआ होगा। इसका ताल्लुक एक्चुअली ना एज से है ना किसी एक सर्टेन जनरेशन से है, ये उनके दिमागी इश्यूज हैं, ठीक है, जिस पे काम करने की जरूरत है, रादर देन ये कि आप ब्लेम कर दें कि ये जनरेशन ही ऐसी है या इसमें चीजें इस तरह की हो रही हैं। लव मैरिजेस अभी भी होती हैं, पहले भी होती थी, ठीक है, सिनेमा देख देख के तो इन सब ने सीखा है, तो पहले से होता आ रहा था, ये चलता आ रहा था एक दस्तूर। तो लेकिन थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से बहुत नॉन सीरियसनेस नहीं आ गई कि हर चीज में जल्दबाजी, जल्दी? सोशल मीडिया की वजह से हर चीज तेज हो गई है। पहले देखें, अगर जब सोशल मीडिया या कन्वेंशनल मीडिया नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, तो कहीं कोई फोत भी हो जाता था, आप तक खबर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद पहुंचती थी। बहुत पहले तब तक वो मेलो डाउन हो जाती थी खबर, उसका इम्पैक्ट उतना सडन नहीं रहता था। अब सोशल मीडिया के आने से ये हुआ है कि कोई छोटी से छोटी खबर भी है आप तक मिली सेकंड्स के अंदर पहुंच रही है। दुनिया के किसी और कोने में जलजला आया, आपको पहले पता होगा। इसमें मुझे ये लगता है कि हर चीज में थोड़ी जल्दबाजी आ गई है, फिर एक कंपटीशन है सोशल मीडिया पे टू गेन आई बॉल्स, कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर मेरे पास आए। मेरा फैज एक इस पे मौकफ है छोटा सा। मैं ये समझता हूं कि आपकी आवाज में जब जान आए ना तो उसके साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिदैन हमसे पूछते जरूर थे, बात जरूर करते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनके पास थी। और आज मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो उनका जिंदगी का तजुर्बा था वो हमारा उस वक्त नहीं था। ऐसे ही है। आज की जनरेशन ये चाहती है कि हमारे पास, क्योंकि सोशल मीडिया की सूरत में वॉइस आ चुकी है, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, ये टोटली हमारे हाथ में हो, ये हमारी मर्जी से। ओपिनियनेटेड हो गई है ये जनरेशन। पहले ये होता था कि उनके ओपिनियन नहीं होते थे, उसके बारे में वोकल नहीं होते थे। मतलब मेरी इतनी मजाल नहीं होगी कि मैं अपने वालिद साहब को अपना ओपिनियन पेश कर सकूं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो वो कह दिया है, खत्मी बात हो गई है, मैं अपना ओपिनियन पुट फॉरवर्ड नहीं करूंगा। सही। छोटी जनरेशन या जो अब आ रहे हैं उन्हें ये लगता है, क्योंकि स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी तेज हो गई है कि आपके पास एक्सेस है, आप क्वांटम फिजिक्स से लेके
आप जो रॉकेट साइंस पढ़ना चाहें तो आपके फोन पे मौजूद है। तो उन्हें लगता है कि देव अब्सॉर्ब्ड सो मच इंफॉर्मेशन कि वो ज्यादा बेहतर जज कर सकते हैं या अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा बेहतर कर सके हैं। वो लेकिन बेस्ड जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है। एक्सपीरियंस ऑलवेज इज बेटर देन इंफॉर्मेशन। इसीलिए अब ये देखें ना कि जितने मुल्कों के अंदर ये अचानक उतार चढ़ाव हुआ है, आप बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, ये हमारे जो करीब करीब के एरियाज हैं, इसमें ज्यादातर जो है ना वो यंगस्टर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन मैं उसे थोड़ा सा डिसएग्री चीजों से इसलिए करता हूं कि आप जो कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कल को इसका इंपैक्ट क्या होगा। ऐसे ही ठीक है, तो आप फिलहाल एक वक्ती खूबसूरत पैकेट को देख के इनकलाब बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये सिर्फ उन कंट्रीज के अंदर हो रहा है, अगेन ये सिर्फ उन कंट्रीज के अंदर हो रहा है जहां पे यूथ के पास जॉब्स नहीं है। जिन जिन कंट्रीज के अंदर यूथ के पास जॉब्स हैं या उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वहां पे आप इस तरह की चीज नहीं देखेंगे। यूके में 5-7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज कर दिए उन्होंने। अगेन जॉब्स नहीं है यूके के, आप हालात जाके देखें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है उधर के हालात से। फाइनेंशियल हालात देख लें, लोगों के हालात देख लें, उस सब से पाकिस्तान बहुत दर्जे बेहतर। चले इस पे हम दोबारा बात करेंगे। मतलब आपका पॉइंट इसके ऊपर आ गया बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जरा सा थोड़ा सा सोशल मीडिया इंपैक्ट भी है। सिर्फ वो नहीं है कि अब जॉब्स का इशू नहीं है, सोशल मीडिया ने जो आपकी मेमोरी की ट्रेनिंग की है ना, ये वहां से भी थोड़ा सा ड्राइव हो रही है चीजें। चलें, अच्छा अब चलते हैं आगे। पाकिस्तान में जी हंगू में एक वाकया होता है और 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है और हमारे एक कैप्टन हमजा इसमें शहीद हो जाते हैं। कैप्टन हमजा अकरम हैं, 27 साल के जो थे, जिला नारोवाल से, वो इसमें शहीद हुए हैं। और कहा भी ये जा रहा है कि दहशतगर्द जो हैं असल में मस्जिद में पनाह लेके मस्जिद के अंदर से फायरिंग कर रहे थे। और अगेन इंडियन बैक्ड कहा जाता है मिलिशा जो कि ये दहशतगर्द थे। बिल्कुल है। और वो मस्जिद के अंदर अगर पनाह लेके वहां से फायरिंग कर रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि उनका इस्लाम से और इस मुल्क से कितना ही ताल्लुक है। बिल्कुल सही। अब इसमें एक चीज नाज़रीन मुझे लगती है, वो चीज ये है कि हम रोज ये खबर देखते हैं, हमारे सामने खबर आती है कि इतने दहशतगर्द मारे गए, इतने पाकिस्तान के जवान शहीद हो गए। कभी एक चीज सोचिएगा, ये जो नंबर हम बताते हैं ना कि आज एक कैप्टन हमजा शहीद हुए हैं, इससे पहले पता चलता है इतने फौजी जवान शहीद हुए, इतने ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारी फौज हमारे लिए बराबर है, जब भी किसी का नाम आएगा हम एक ही तरह से उसे ट्रीट कर रहे हैं, एक ही तरह से ले रहे हैं। ये इंसान थे, इन्होंने कभी दोबारा वापस नहीं आना, इनकी फैमिलीज थी, इनके बच्चे थे, इनके माँ बाप थे, ये आप पे कुर्बान हो गए। इन्होंने शायद दोबारा आके इनकी आप जानते हैं ना, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता, उसकी फैमिली की कोई भी वैसे टेक केयर नहीं कर सकता जो वो खुद कर सकता था। ये इंसान आपके लिए चला गया। जब इन लोगों के लिए मैं कभी ये बात सुनता हूं ना, और मुझे ये लगता है कि कोई इन्हें डिसग्रेस कर रहा है, तो यकीन माने दिल करता है मुंह तोड़ दिया जाए उसका। अपने इन शहीदों की कदर कीजिए, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए अपनी जवानियां कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा चलें फायजी, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए, इनकी फैमिली को सब्र अता करे, हम लोग यही दुआ कर सकते हैं। अच्छा फाइज, अब मुझे बताइए आपके पास जो स्टोरीज हैं थोड़ा वो डिस्कस। 2 मेजर स्टोरीज हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूं जो यूएस ने सैंक्शंस लगा दी हैं ईरान के ऊपर और ज्यादा। ठीक है। अच्छा, इसकी तफसील में अगर आए तो इन्होंने 7 अफराद और इदारे नामजद किए हैं। इल्जाम इन इदारों पे या इन लोगों पर यह है कि ये एक नेटवर्क चलाते थे जो पासदारान के लिए हथियार खरीदता था। पासदारान को जितने भी हथियार मिल रहे थे वो इस नेटवर्क के थ्रू पैसा रोटेट हो रहा था। इसके अंदर एविएशन कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, मनी ट्रांसफर वाले हैं, और इसके साथ साथ ट्रैवल का, सफर का इंतजाम करने वाले लोग हैं। इन सब पे ये पाबंदी आयद हुई है। साथ ही साथ एक और खबर ये आई है कि यूएस ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी पाबंदी लगा दी है। इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी यही इल्जाम है कि ये पासदारान इंकलाब के लिए पैसे को मनी लॉन्डर करते थे। ये एक्सचेंज जो है ये यूएई की शेलबिट एक्सचेंज, शेलबिट एक कंपनी है यूएई की, उसकी एक्सचेंज है, उस पे इन्होंने लगाई है। अमेरिका के मुताबिक एक सियावाश केवनपुर नामी एक इंसान है जो कि ईरान में पैदा हुए और उनके पास 2 और नेशनलिटीज हैं, डोमिनिका की है और अफगानिस्तान की नेशनलिटी इनके पास है। रहते ये यूएई के अंदर हैं और इनकी जॉर्जिया की बेस्ड एक कंपनी है शेलबिट, जिसके थ्रू ये 2 काम करते हैं। एक तो एक्सचेंज बनाई हुई है जहां से मनी लॉन्डर हो रहा है, और दूसरा इन पे इल्जाम ये है कि ये पर्शियन गैम्बलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क भी रन करते हैं। यानी कि ईरान ने गैम्बलिंग अलाउ की हुई है, इंटरनली गैम्बलिंग की वेबसाइट्स अलाउ की हुई हैं, उनके थ्रू मनी लॉन्डर हो रहा है और अब इनके इर्द गिर्द घेरा ये तंग करते जा रहे हैं। साथ ही इसी की कनेक्टेड एक न्यूज है, वो ये है कि यूएस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस, इन लोगों ने अनाउंस किया हुआ है कि ये $15 मिलियन ऑफर कर रहे हैं किसी भी ऐसे इंसान को जो
पासदाराने इनकलाब का फाइनेंशियल नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देगा Okay. ताकि उसे स्क्रूटनाइज किया जाए, उसे और ज्यादा टाइट किया जाए। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मुआहिदा हो रहा है और दूसरी तरफ वो सैंक्शंस पे सैंक्शंस भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करता है कि या तो इसका कोई ये रिवर्सल इक्वल है चल ना, रहा है, इक्वल है। आप देखें कि प्रेशराइज करने के लिए। प्रेशराइज अमेरिका अपनी तरफ से सेंक्शन से प्रेशराइज कर रहा है, उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है सेंक्शन की, उन्होंने गुर्बत में रहना सीखा हुआ ऐसे ही है। है। दूसरी साइड पे जो अगर आप ईरान को देखते हैं तो वो भी रोज ईरान को इन्हें अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वादे पूरे करो, नहीं तो नहीं खोलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये दोनों बराबर के हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों के बैक एंड पे इनके राब्ते हैं, मामला चल रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों की ही तबाही कर दी है इस जंग ने, और साथ साथ बाकी रीजन की भी, रीजन सिर्फ की इन दो तक नहीं महदूद रही।